नमस्कार। दीप जीएस फाउंडेशन के भूगोल की सीरीज़ में दूसरी क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे कि मैप से हम कैसे पढ़ाई करते हैं और कैसे पृथ्वी का विकास हुआ। इसी क्रम में हम देश के महाद्वीप, विश्व के महाद्वीपों की चर्चा करेंगे। देश में हमारे भारत की स्थिति कौन से महाद्वीप में है, इस सब पे हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहें। चलिए हम शुरुआत करते हैं। कल हम जो इसके पहले की क्लासेस है उसमें मैप के बारे में हमने डिस्कस किया, ग्लोब के बारे में डिस्कस किया, रूल मैप के बारे में डिस्कस किया। तो वो अगर आप प्रीवियस क्लास देखने के बाद अगर ये क्लास देखेंगे तो ये आपको ये ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए हम इस जुड़ते हैं। तो अगर हम देखेंगे पृथ्वी पे, तो अगर ये पृथ्वी है तो पृथ्वी पे लगभग 29% जो है स्थलीय भाग है। स्थलीय भाग है और 71% पानी है। ये तो पृथ्वी का नॉर्मल आपको जानकारी है, जिसमें से आपके 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीप प्लस 5 महासागर। ये आपके थोड़ी सी छोटी सी जानकारी एक है जो आपको परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। लेकिन अगर हम ये बात करें कि पृथ्वी का निर्माण हुआ कैसे पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, तो आप एक हेडिंग डाल सकते हैं कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, तो देखिए आज से 13 अरब वर्ष पहले 13 अरब वर्ष पहले एक विस्फोट हुआ। ठीक है, एक विस्फोट हुआ जिसको बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। बिग बैंग थ्योरी। वैसे तो पृथ्वी की उत्पत्ति के बहुत सारे तर्क और बहुत सारे सिद्धांत वैज्ञानिकों और विचारकों द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, लेकिन वर्तमान में जो बिग बैंग थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी ये काफ़ी मशहूर है। देखिए 13 अरब वर्ष पहले जो ये पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स था, एक राई के सरसों के दाने इतना था, छोटा सा एक बिंदु इतना। इसमें घनत्व सबसे अधिक था, तापमान सबसे अधिक अनंत था, दबाव सबसे अनंत था। तो इसमें अचानक से विस्फोट हुआ, और जब यह विस्फोट हुआ तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ऊर्जा निकला, और उसके बाद छोटे छोटे धूल कणों में ये परिवर्तित हुए। उसके बाद 5 अरब वर्ष पूर्व जो धूल कण थे वो संघनित होने लगे, इकट्ठे होने लगे, एक दूसरे से कांटेक्ट में आने लगे। तो इससे क्या है कि सूरज का निर्माण हुआ। 5 अरब वर्ष पूर्व। ठीक है, अब आप जरा ध्यान देंगे कि जब बिग बैंग थ्योरी नहीं हुआ था, जब पूरा ब्रह्मांड सिर्फ एक बिंदु में था, उस समय की भी उत्पत्ति नहीं हुई थी। बिग बैंग थ्योरी के बाद ही समय की उत्पत्ति हुई है। सभी ग्रहों, सभी उपग्रहों, सभी सूर्य ताराओं की उत्पत्ति हुई है। तो उस समय 5 अरब वर्ष पूर्व सूरज की अपनी जो सन है उसकी उत्पत्ति हुई। और उसके बाद 4.5 अरब वर्ष पूर्व 4.5 अरब वर्ष पूर्व अपने सौर मंडल में ग्रहों की और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। ठीक है, इसके बाद 4 अरब वर्ष पूर्व जो हमारी पृथ्वी बन गई थी, 4 अरब वर्ष पूर्व, तो लगभग कई लाखों वर्षों तक पृथ्वी को ठंडा होने में समय लगा। ठीक है, इसके साथ ही इसके बाद सौरमंडल में जो छोटे छोटे कण थे, जैसे कि छोटे छोटे धूल कण थे, वो अलग से उपग्रह बने, और जो इसमें गैसेस थे, हाइड्रोजन, हीलियम, ये मिलकर बादलों का निर्माण करते थे, नए ग्रहों का निर्माण करते थे, उपग्रहों का निर्माण करते थे। तो पृथ्वी पे लाखों वर्ष तक बारिश हुआ, और जब बारिश हुआ तो ये जो अपनी पृथ्वी थी, जो एक धधकती हुई आग थी, उसको ठंडा हुआ,
और उसके बाद 5 अरब वर्ष पूर्व। अभी देखिए, अगर हम सिद्धांत पढ़ाएंगे पृथ्वी की उत्पत्ति की तो अनेकों सिद्धांत, ग्रहाणु सिद्धांत है, तमाम सिद्धांत है, लेकिन अभी ये सिद्धांत हम इसलिए बता रहे हैं कि वर्तमान में यही उपयोगी है। बिग बैंग थ्योरी, आप हेडिंग डालेंगे बिग बैंग थ्योरी, यही उपयोगी है। ठीक है, तो 4 अरब वर्ष पूर्व जो निर्माण हुआ वो महासागरों का निर्माण हुआ 4 अरब वर्ष पूर्व। ठीक है, तत्पश्चात यहाँ पे ऐसा वायुमंडल बना, ऐसा एटमॉस्फेयर बना कि यहाँ पे जीवन का विकास हुआ। अच्छा, ये तो समझ में आ गया कि 4 अरब वर्ष पूर्व सागर का निर्माण हुआ। लेकिन अब देखिए, जब शुरू में पृथ्वी हमारा बना तो पृथ्वी दिखता कैसा था, पृथ्वी की रूपरेखा कैसी थी, वो किन किन खंडों में विभाजित था। तो अगर हम ये देखेंगे तो आज से 200 मिलियन वर्ष पहले, 200 मिलियन वर्ष पहले, ठीक है, पृथ्वी की संरचना कैसे हुई, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, इसके स्थलखंडों का निर्माण कैसे हुआ, ये 200 वर्ष पहले से हम बात करेंगे। और ये जो सिद्धांत था अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। अल्फ्रेड वेगनर ने एक सिद्धांत दिया था, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। अल्फ्रेड वेगनर ने एक सिद्धांत दिया था, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। जरा ध्यान देंगे कि ये कैसे काम करता है और इनके सिद्धांत के अनुसार कैसे ये हुआ है। ठीक है, अब देखिए, 200 मिलियन वर्ष पूर्व जो अपनी पृथ्वी थी, ये पृथ्वी, ठीक है, और इस पृथ्वी में सिर्फ एक यही स्थलखंड था, बाकी चारों तरफ से पानी था। ध्यान देंगे इसको, ये 200 मिलियन वर्ष, जैसे कि आज आप जो पृथ्वी देख रहे हैं, पृथ्वी पे जो स्थलखंड 7 महाद्वीपों और कई द्वीपों में विभाजित है, तो आज से 200 मिलियन वर्ष पहले ये पृथ्वी है और पृथ्वी में सिर्फ ये एक स्थलखंड था। ठीक है, ये एक स्थलखंड था और जिसको कहते थे पेंजिया, इस स्थलखंड को कहते थे पेंजिया। ध्यान देंगे, इसको कहते थे पेंजिया। और जो चारों तरफ से महासागर थे, इस महासागर, जैसे कि ये जो पानी है, ये जो महासागर थे, इसको कहते थे पैंथलासा। पैंथलासा। तो ये देखिए, आज से 200 मिलियन वर्ष पहले की कहानी है। उसके बाद हुआ क्या, कुछ वर्षों पश्चात, पृथ्वी के प्लेटों में अचानक से हलचल हुआ और इसके स्थलखंड टूटना स्टार्ट हुए। तो जो ये पहले पेंजिया था, ये जो है पेंजिया दो भागों में टूटा। देखिए, 2 भागों में टूटा, यही पेंजिया 2 भागों में टूटा। एक को कहें लॉरेंसिया और दूसरे को गोंडवाना। एक को लॉरेंसिया, दूसरे को गोंडवाना। तो उत्तरी जो स्थलखंड था उसको लॉरेंसिया कहा गया, लॉरेंसिया स्थलखंड, और जो दक्षिणी था उसको गोंडवाना स्थलखंड कहा गया। ठीक है, अब देखिए, ये जो बीच में सागर का विभाजन हुआ, बीच में जो सागर आया, जैसे टूटा ये सागर आया, तो इसी को कहते थे टेथिस सागर। टेथिस सागर, और इसी टेथिस सागर के ही जगह आज हिमालय है। जैसे कि हिमालय, अगर ये पूछा जाए कि हिमालय की अवस्थिति कहाँ पे थी, तो टेथिस सागर के पास हिमालय की अवस्थिति है। ठीक है, इतना तो हम लोगों ने समझ लिया। और ये जो किनारे किनारे के जो महासागर है, आज भी वही पेंथलासा है। ये जो किनारे किनारे के महासागर है, आज भी पेंथलासा है। ऊपर वाला लॉरेंसिया और नीचे वाला गोंडवाना, और बीच में जो है टेथिस सागर। चलिए, हम लोगों ने इतना समझ लिया। उसके बाद हम ये समझते हैं कि कौन से स्थलखंड से कौन सा महाद्वीप का निर्माण हुआ, इसके बारे में हम समझते हैं। अब जैसे देखिए, ऊपर वाला जो लॉरेंसिया था, ये देखिए, ये पृथ्वी हो गया, ये अगर लॉरेंसिया है,
लॉरेंसिया। तो लॉरेंसिया के पश्चिम से उत्तरी अमेरिका बना, उत्तरी अमेरिका, ठीक है। लॉरेंसिया के पूर्व से यूरोप और एशिया बना है, यूरोप और एशिया बना है, ठीक है। कभी कभी ये सवाल ये पूछ लेता है कि लॉरेंसिया स्थलखंड में कौन से महाद्वीप आते हैं। तो अगर आपसे पूछ रहे लॉरेंसिया स्थलखंड में, तो लॉरेंसिया स्थलखंड में आपकी उत्तरी अमेरिका आता है, यूरोप आता है और एशिया आता है, ठीक है। और एशिया में कुछ गोंडवाना लैंड के भी पाते हैं, जैसे कि भारतीय महाद्वीप में जो ये आप दक्कन के पठार की तरफ से आप जो देखते हैं, तो ये कुछ गोंडवाना लैंड के हैं। भारत ही एक ऐसा विविधतापूर्ण और संसाधन संपन्न देश है जिसमें लॉरेंसिया और गोंडवाना लैंड दोनों के संसाधन, जो दोनों की प्रकृति, दोनों के जीव यहाँ पे उपलब्ध है। क्योंकि भारत जो है, भारत का जो ऊपरी हिस्सा, उत्तरी भाग है वो तो लॉरेंसिया का है, लेकिन जो दक्षिणी भाग है वो गोंडवाना लैंड से मेडागास्कर के पास से टूटकर आया था, ठीक है। अब ये आप जरा ध्यान देते हैं, ये दोनों समझिए। अगर हम गोंडवाना लैंड की बात करते हैं, मान लीजिए ये हो गया गोंडवाना लैंड, ठीक है। गोंडवाना लैंड की बात करते हैं कि गोंडवाना लैंड से कौन कौन से महाद्वीप बने हैं। तो गोंडवाना लैंड के आप अगर पश्चिम की बात करेंगे तो दक्षिणी अमेरिका बना है, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। और उसके बाद अगर आप इसके उत्तर पूर्व की बात करेंगे तो अफ्रीका बना है, ठीक है, अफ्रीका बना है। फिर उसके बाद आपका इंडिया बना है, जो इंडिया का भी कुछ भाग इसमें है, इंडिया। उसके बाद अपना है अंटार्कटिका, अंटार्कटिक और ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिक महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। आप ये ध्यान देंगे, लॉरेंसिया में ध्यान देंगे कि एक आर्कटिक भी बना है, ठीक है। तो ये महाद्वीप इन स्थलखंडों से बना है। कभी कभी ये प्रश्न में आपके कांस्टेबल वगैरह की परीक्षा में ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने देख लिया इतना कहानी। उसके बाद हम अगली चर्चा करेंगे रिलीफ के बारे में, यानी उच्चावच। उच्चावच, अब आप समझ रहे कि सर ये उच्चावच क्या होता है, कभी हमने प्रश्न ये ऐसे देखे नहीं। तो कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ लेता है कि जो भारत के पठार हैं, भारत के पर्वत हैं, वो कौन सी श्रेणी के उच्चावच है, कौन से श्रेणी के रिलीफ हैं। तो ऐसे प्रश्न आपसे कभी कभी मेंस में पूछ लेता है। और जब कोई आंसर राइटिंग आप करते हैं मेंस के एग्जाम में, और जब किसी स्थलखंड के बाद की विवेचना आप करते हैं, तो आप ये बताते हैं कि यहाँ के जो पर्वत हैं, पठार हैं या फिर जो मैदान हैं, इस श्रेणी के उच्चावच आते हैं। तो उच्चावच मतलब होता है स्थलाकृति, यानी कि जो पृथ्वी है, ये देखिए पृथ्वी, इस पृथ्वी में पर्वत है, पठार है, मैदान है, गर्त है, ठीक है, नदी है, महासागर है, द्वीप है। तो ये स्थलाकृतियों को कई भागों में विभाजित किया गया है, ये पहचान करने के लिए कि उनको कैसे वर्गीकरण किया जाएगा, ठीक है। तो ये तो समझ गए। अब जो रिलीफ उच्चावच होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी के, ठीक है, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, ठीक है। अब प्रथम श्रेणी में वो आते हैं जो महाद्वीप व महासागर, महाद्वीप व महासागर। ध्यान देंगे ये तीनों जो है स्थलाकृति यानी कि रिलीफ, उच्चावच के बारे में बात हो रहा है। तो कभी कभी आपसे ये पूछ लेता है कि कौन सा ये महासागर या महाद्वीप कौन से श्रेणी का उच्चावच है। तो ये इस प्रकार से आपको बताने के लिए, और प्रथम श्रेणी का हो गया आपका महाद्वीप व महासागर। द्वितीय श्रेणी में वो आते हैं जो आंतरिक बल के कारण निकलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई पर्वत या पठार है, जब
वलित पर्वत, जैसे कि जब दो महाद्वीप जो महाद्वीप आपस में टकराते हैं, या फिर महासागर का प्लेट या महाद्वीप का प्लेट आपस में जब टकराते हैं, तो वलित बल के कारण वहाँ पे पर्वत या पठार यानी कि आंतरिक बल के कारण वहाँ पे उच्च भागों का निर्माण होता है, पर्वत पठार निकलते हैं। तो ऐसे जो आते हैं वो द्वितीय श्रेणी में आते हैं, यानी कि पर्वत पठार ये आते हैं द्वितीय श्रेणी के उच्चावच। तृतीय श्रेणी में आते हैं जो घाटी होते हैं, जो यू आकार के घाटी होते हैं, जैसे कि मान लीजिए पंजाब में जो घाटियां हैं और लाहौर में जो घाटियां हैं, वो जो घाटी होते हैं, घाटी मतलब होता क्या है, ये दो पहाड़ हैं या एक पर्वत श्रेणी है, कोई चोटी है, इनके बीच में जो ये गैप होता है, यू आकार या वी आकार का जो रास्ता होता है, उन्हीं को घाटी कहते हैं। मतलब कि पर्वतों और पठारों के बीच में जो छोटा सा, जैसे केदारनाथ आप मंदिर देख लेंगे, केदारनाथ जो मंदिर है वो भी घाटी में ही बना है, तो इन्हीं को घाटी कहते हैं। ठीक है, तो जो घाटियां होती हैं वो तृतीय श्रेणी के आते हैं, पर्वत पठार द्वितीय श्रेणी के आते हैं, और महाद्वीप और महासागर प्रथम श्रेणी के आते हैं। तो ये हम लोगों ने समझ लिया। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं। आगे जो प्रश्न हमसे अक्सर पूछा जाता है कि जो महाद्वीप है, महाद्वीपों को जनसंख्या के क्रम में लगाइए, जनसंख्या के बढ़ते क्रम में लगाइए, क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लगाइए। तो ऐसे में ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी महाद्वीप जो है, कोई भी महाद्वीप या कोई भी देश कौन से महाद्वीप में आता है, कौन से उसका क्षेत्रफल क्या है, उसका जनसंख्या क्या है, तो ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर हम क्षेत्रफल के आधार पर बात करें, क्षेत्रफल के आधार पर बात करें, क्षेत्रफल के आधार पर बात करें, तो क्षेत्रफल के अगर आधार पर बात करेंगे तो पहला हमारा जो है एशिया है। देखिए पहला हमारा एशिया, ठीक है, दूसरा हमारा जो है अफ्रीका है, दूसरा अफ्रीका, तीसरा हमारा जो है उत्तरी अमेरिका है, तीसरा हमारा उत्तरी अमेरिका, चौथा हमारा दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, पांचवा हमारा जो है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, छठा जो हमारा है यूरोप, ठीक है, और सातवां हमारा जो है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। एक आठवां भी महाद्वीप था, न्यूजीलैंडिया महाद्वीप, जो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में था, जो डूब गया है, तो उसकी फिलहाल चर्चा हम नहीं करेंगे, लेकिन एज ए नॉर्मली आपको ये जानकारी होनी चाहिए। देखिए जो सात महाद्वीप हैं, अब देखिए अगर आप विश्व का ये मैप आप देखेंगे, विश्व का मैप देखेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा महाद्वीप किस स्थान पे, आपको याद होना चाहिए। जैसे कि आप मैप में देखेंगे, तो मैप में अगर आप ये बना लेते हैं, जैसे ये आप फिगर आप बना लेते हैं कि ये वर्ल्ड का मैप है सपोज करिए, तो आप देखेंगे एशिया यहाँ पे है पहला नंबर, ठीक है, अफ्रीका यहाँ है दूसरा नंबर, उत्तरी अमेरिका यहाँ है तीसरा नंबर, दक्षिणी अमेरिका यहाँ है चौथा नंबर, ठीक है, अंटार्कटिका यहाँ है, ठीक है, पांचवा नंबर, यूरोप यहाँ है छठा नंबर, ऑस्ट्रेलिया यहाँ है सातवां नंबर। तो ऐसे में आपको मैप में ही याद होना चाहिए कि कौन सा देश और कौन सा महाद्वीप कौन क्रम में कौन से स्थान पे कहाँ है, ठीक है। तो अब तो ये तो प्रश्न आप देख लिए क्षेत्रफल के आधार पे, लेकिन अब जो प्रश्न आजकल बन रहा है वो बन रहा है जनसंख्या के आधार पे, कि जनसंख्या के आधार पे महाद्वीप के या महादेशों के या फिर देशों के आप बढ़ते और घटते क्रम में इसको लगाइए। तो ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो अगर आप जनसंख्या की दृष्टि से आप देखेंगे, हेडिंग डाल लीजिए जनसंख्या की दृष्टि से, देखिए जनसंख्या की दृष्टि से पहला और दूसरे नंबर पे हमेशा एशिया और अफ्रीका ही आएगा, ठीक है, एशिया और अफ्रीका, पहले नंबर पे एशिया, दूसरे नंबर पे अफ्रीका, तीसरे नंबर पे यूरोप आएगा। यूरोप देखिए काफी संपन्न देश है,
यहाँ पे संसाधन उपलब्ध हमेशा, इसलिए यहाँ की जनसंख्या अच्छी है। और उसके बाद चौथे नंबर पे आएगा, जो चौथे नंबर पे है वो है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। पांचवें नंबर पे है दक्षिणी अमेरिका। ठीक है। छठे नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया। सातवां पे है अंटार्कटिका। वीरान देश है, वीरान महाद्वीप है अंटार्कटिका। पूरे ठंडे माइनस लगभग 68 यहाँ पे डिग्री तापमान होता है, ध्रुव पे है एकदम। यहाँ पे 6 महीने तो धूप आपको नहीं दिखेगा, तो यहाँ पे वीरान देश है। तो अगर आप एक राजनीतिक मैप बना लेंगे, जब आप ऐसे ही आप मैप बनाते हुए चलेंगे, तो अगर आप जनसंख्या के आधार पर यहाँ पे जनसंख्या डाल लिए, और मैपिंग करना आपको बहुत जरूरी है, जनसंख्या डाल लिए, और यहाँ पे जैसे ही डालेंगे जनसंख्या आधार पर पहला है तो पहला एशिया डाल लिए, दूसरा अफ्रीका डाल लिए, तीसरा आप यूरोप डाल लिए, चौथा उत्तरी अमेरिका, पांचवा दक्षिणी अमेरिका, छठवां ऑस्ट्रेलिया, सातवां अंटार्कटिका। तो यह है तरीका मैप से किसी भी चीज को, किसी भी डाटा, किसी भी फैक्ट को याद करने का जो तरीका है। उसके बाद अगर हम एशिया महाद्वीप की बात करें, हालांकि आज समय का अभाव हम लोगों के पास है, लेकिन हम थोड़े थोड़े बिंदुओं को लेकर चलेंगे कि कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम एक एक महाद्वीप को पहले पढ़ेंगे, महाद्वीप के बाद वहाँ के स्थिति देखिए। अगर आपको क्लासेस लेना है तो आप ऐसा एक मैप ले सकते हैं अपने पास, जिसमें आपका लगभग सभी देशों, महादेशों या फिर राज्यों का अच्छे से आपको मिलेगा। तो अगर आपको जीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास ऐसा मैप होना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो इस मैप में अगर आप देखिए, खोलेंगे आप, तो ऐसे देखिए आपके मैप दिखेंगे, ऐसे मैप दिखेंगे जो एशिया के महाद्वीप हैं, जिसमें आपके जो जितने एशियन देश हैं ये सब आपको दिखेंगे। तो ऐसा मैप आप लेकर अपने पास बैठा करिए जब हमारा क्लास किया करिए, तो जिसमें हम आपको ये बता पाएंगे कि इस महाद्वीप में बहुत ये देश है, इस महाद्वीप में इस पेज पे ये आपको ये जल संधि मिलेंगी, यहाँ पे ये समझौता हुआ। तो इस तरीके से हम आपको मैप से समझाएंगे। और जीएस की यदि आप कोई तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास मैप होना बहुत जरूरी है। ठीक है। और किसी भी महाद्वीप की अगर हम बात करेंगे, तो अगर हम मान लीजिए एशिया महाद्वीप की बात करते हैं, एशिया महाद्वीप की, तो अगर किसी महाद्वीप की हम बात करेंगे तो पहले ये देखेंगे कि भैया उस क्षेत्रफल के अगर हम देखेंगे कि भैया वहाँ पे मैप क्या है। ठीक है। मतलब कि वो किन किन महाद्वीपों से घिरा हुआ है। तो अगर आप एशिया महाद्वीप को बस ऐसे ही डायग्राम बना लीजिए, एशिया लिख के, एशिया लिख के ऐसे डायग्राम बना लेते हैं। तो अगर आप एशिया देखेंगे अपने मैप में, एशिया देखेंगे तो ऊपर जो है आर्कटिक सागर है, ऊपर जो आपको आर्कटिक सागर मिल जाएगा, आर्कटिक सागर। ठीक है। नीचे आपका अफ्रीका मिल जाएगा। ठीक है। और ऊपर ये आपका उत्तर पश्चिम में आपको यूरोप मिल जाएगा, यहाँ आपको यूरोप मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपको नीचे आपको हिंद महासागर मिल जाएगा, अपना इंडियन ओशन, हिंद महासागर। और उसके पूर्व में आपको पैसिफिक महासागर मिल जाएगा, पैसिफिक महासागर। और एशिया महाद्वीप जो है, एशिया महाद्वीप जो है बेरिंग जल संधि से उत्तरी अमेरिका से जुड़ता है। ठीक है। तो यह थोड़ा सा हल्का हल्का आप मैप बनाकर चलेंगे, जिससे आपको समझने में आसानी होगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम ये देखते हैं कि भाई किसी भी महाद्वीप के बारे में, वहाँ की जनसंख्या क्या है, देश कितने हैं। ठीक है। और वहाँ पे सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा है, न्यूनतम बिंदु कौन सा है, वहाँ के गर्त क्या है, वहाँ से सबसे बड़ी नदी क्या है। तो ये सब चीज़ें हम उस महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। तो जो एशिया है, एशिया जो है जनसंख्या और क्षेत्रफल, यानी कि एशिया के बारे में आप ये फैक्ट लिख लीजिए, जनसंख्या प्लस क्षेत्रफल, दोनों की दृष्टि से ये प्रथम है। ठीक है। एशिया जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से। उसके बाद लगभग इसमें एशिया महाद्वीप में लगभग जो है 48 देश आते हैं,
48 देश एशिया महाद्वीप में लगभग हैं। देखिए ये विवादित हमेशा डाटा रहता है, आज 48 है, मे भी कल 49 हो जाए या फिर 50 हो जाए या फिर 47 हो जाए। अगर दो देशों का मर्ज हो जाए तो मान लीजिए 47 हो जाता है। तो ये विवादित है, ये किसी भी एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछेगा कि कौन से महाद्वीप में कितने देश हैं, क्योंकि ये सब विवादित क्वेश्चन होते हैं। हाँ, लेकिन ये आपको हम ऐसे डाटा इसलिए दे रहे हैं कि कभी कभी आपसे ये आप इससे प्रश्न पूछ लेता है कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, इन सभी में से आपके देशों की संख्या के आधार पर घटते क्रम में लगाएं या बढ़ते क्रम में लगाएं। तो ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो लगभग में जो एक डाटा आपको होगा वो आपके पास उपलब्ध होना चाहिए कि एशिया में कौन से देश हैं, अफ्रीका में कौन से देश, कितने देश हैं, उत्तरी अमेरिका में कितने देश हैं। तो जिससे क्या है कि प्रश्न सॉल्व करने के लिए आपको आसानी होगा, सुविधा मिलेगा। ठीक है, आपको हमारी यहाँ तक बात समझ में आई। अब उसके बाद हम चलते हैं अगले टॉपिक, अगले बिंदु पे। तो अगर हम एशिया महाद्वीप की उच्चतम बिंदु की बात करें तो उच्चतम बिंदु है जो है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है उच्चतम बिंदु है। ठीक है, उच्चतम बिंदु। उसके बाद अगर न्यूनतम बिंदु की बात करें तो मृत सागर है। न्यूनतम बिंदु मृत सागर, जो इजराइल और जॉर्डन की सीमा पे है। इजराइल और जॉर्डन की सीमा पे है। एशिया का मैप अगर आप देखेंगे खोल के तो आपको उसमें दिखेगा कि मृत सागर कहाँ है, इजराइल और जॉर्डन की सीमा पे है। अगर सबसे लंबी नदी बात करें, सबसे लंबी नदी यांगत्से नदी है। यांगत्से नदी सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी है और इसकी जो लंबाई है लगभग 6300 किलोमीटर है। तो ये भी आपसे ऐसे डाटा आपसे पूछ ले रहे हैं। तो ये डाटा हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि जिससे क्या है कि कभी कभी जो यूपीएससी पेट लेखपाल वीडियो और उत्तर प्रदेश के जो ऐसे एग्जाम होते हैं उसमें कभी कभी ये फैक्ट पूछ लेता है। तो इससे क्या होगा, आपसे कॉन्सेप्चुअली एक स्टोरी बनाकर आपको ये फैक्ट अगर आपको नोट कराया जाए तो आपको याद होता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं, अगर हम उच्चतम बिंदु की बात करें जो माउंट एवरेस्ट है, तो पहले माउंट एवरेस्ट से बात करते हैं। माउंट एवरेस्ट, तो देखिए जो माउंट एवरेस्ट है इसकी जो टोटल लंबाई है 8848.86 मीटर। 8848.86 मीटर। ठीक है, अभी इसको हाल ही में चीन और नेपाल ने मिलकर, चीन और नेपाल के साझा प्रयास से इसकी लंबाई का दोबारा मेजर किया गया था, मेजरमेंट किया गया था। ठीक है, तो यहां तक आपको बात समझ में आ गया। और ये विश्व की सबसे लंबी चोटी है, और विश्व की सबसे लंबी चोटी, और इसकी जो अवस्थिति है, अवस्थिति जो है चीन और तिब्बत। हालांकि तिब्बत भी आज चीन का ही हिस्सा है, लेकिन अगर इतिहास से बात करेंगे तो हम तिब्बत जो है, तिब्बत भी चीन का हिस्सा है। तो तिब्बत जो है, तिब्बत और नेपाल सीमा पे है। ठीक है, तो ये इसकी अवस्थिति जो है माउंट एवरेस्ट की यहाँ पे। उसके बाद अगर आप ये सोचेंगे कि सर ये माउंट एवरेस्ट नाम क्यों पड़ा, नाम तो कुछ और भी पड़ सकता था, तो जरूर पड़ सकता था, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो माउंट एवरेस्ट इसका नाम पड़ा, ये जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे रखा गया। जो ये माउंट एवरेस्ट था, ये जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे इस हिमालय का नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया। अब देखेंगे जॉर्ज एवरेस्ट कौन है। जॉर्ज एवरेस्ट वो हैं जो सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष थे। भारत में जब ब्रिटिशर्स का शासन था तो सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से संस्था, जिसके ये अध्यक्ष थे जॉर्ज एवरेस्ट। जॉर्ज एवरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष थे और उन्हीं के नाम पे माउंट एवरेस्ट नाम रखा गया। और ठीक है, इसके बाद नेपाल में इस माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। सागर माथा।
अब ध्यान देंगे, सागर माथा हम आपको बताया थे कि जब लॉरेंसिया और गोंडवाना लैंड बना था तो बीच में टेथिस सागर मिला था, और टेथिस सागर में जैसे कि जब हमारा जो भारतीय महाद्वीप है जब जो गोंडवाना लैंड से कुछ भाग जाकर एशिया यानी कि लॉरेंसिया में जब टकराया है, तो जहाँ पे टकराया है हमारे दो प्लेट, वहीं पे ही हिमालय का निर्माण हुआ है, माउंट एवरेस्ट का निर्माण हुआ है। और ये जो है जहाँ पे निर्माण हुआ वहाँ पे पहले सागर था जिसको कहते थे टेथिस सागर, तो सागर के वजह से इसका नाम पड़ा सागर माथा, यानी कि जो सागर है उसका सर, समझ रहे हैं आप, तो ऐसे इसका हिमालय में नाम पड़ा सागर माथा। तो आपसे कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि जो हिमालय उसका नेपाल में किस नाम से पुकारा जाता है, जो माउंट एवरेस्ट उसका नाम किस पुकारा जाता है, ठीक है। उसके बाद तिब्बत में इसको चोमालंगमा कहते हैं, चोमोलंगमा, तिब्बत में चोमोलंगमा कहते हैं, चोमोलंगमा। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है कभी कभी। उसके बाद 1953 में जैसे कि पहली बार कौन से व्यक्ति कौन से देश ने हमारे जो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की, तो 1953 में एडमंड हिलरी, 1953 में एडमंड हिलरी, ये न्यूजीलैंड के थे, पहली बार सफल चढ़ाई किया। सफल चढ़ाई। उसके बाद नेपाल के जो है तेंजिंग नॉर्गे में, तेंजिंग नॉर्गे नेपाल के थे, इन्होंने भी 1953 में सफल चढ़ाई किया था। तो ये आपको आज का छोटा सा इंट्रोडक्शन था पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी के महाद्वीपों का विभाजन कैसे, महाद्वीपों का जो है क्रम कैसा है, जनसंख्या के आधार पे, दृष्टि के आधार पे। तो ये आपको हमने छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है। इसके बाद हम कल जो है एशिया को अच्छे से पढ़ेंगे। एशिया को पढ़ने के बाद अफ्रीका पढ़ेंगे, उत्तरी अमेरिका पढ़ेंगे, दक्षिणी अमेरिका पढ़ेंगे। तो सभी महाद्वीपों को धीरे धीरे पढ़ेंगे और इस पूरे क्लास में कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा और हम मैप लेकर बैठिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।